जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। मैं दुर्गेश जायसवाल आपके बीच 3 विषयों की जो शिक्षा शास्त्र की क्लास है वो लाइव लेकर आया हूँ। ये क्लास प्रतिदिन आपके शाम 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। यहाँ पर आप पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण विषय ईवीएस, गणित और हिंदी, माने ईवीएस पेडागोगी, मैथ पेडागोगी और हिंदी पेडागोगी, इन 3 विषयों की महत्वपूर्ण सीरीज को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको सारी व्याख्या एनसीईआरटी के आधार पर कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा विषय है का बुक है जिससे सीटेट उसके पूरे दायरे में आता है। अगर आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास नोट्स या वीडियो परचेज करके रखा होगा तो ये सारी सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। बिना समय गंवाए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं, एक एक करके प्रश्नों को, तथ्यों को पढ़ेंगे। आपके सामने ईवीएस पेडागोगी की सेट 9 है और इसी तरह सेट आपके लिए लगातार चल रहे हैं। तो जैसे वीडियो में जुड़िएगा, लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो जरा फटाफट कमेंट करके आप लोग जरा कंफर्म कर दें कि कितने लोगों की वीडियो में आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है वे सभी साथी फटाफट, फिर दोबारा करिए, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो जितने लोगों ने लाइक किया है, जितने लोगों ने शेयर किया है, भगवान करे जल्दी शिक्षक बन जाए, सीटेट पास हो जाए, और अनलाइक करने वाले ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएं। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ, क्योंकि उनके मन में ऐसी भावना रहती है और ये भावना भगवान करे ऐसी बनी रह जाए। ठीक है, वरना उन लोग का काम कौन संभालेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। उनमें से ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सभी लोग फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। एक सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, यह भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ी होगी या हमारी नोट्स पढ़ी होगी, आपने बुक पढ़ी होगी, तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट बताइए कौन से विकल्प में ताला लगाया जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। एक दूसरी बात, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच में घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। फिर ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण कारण ही हमारे पास वापस लौट कर आती है, या घर्षण कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। अब आपको ये बताना है कि शिक्षिका ने जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जो उत्तर है वो बता रहे हैं कि चौथा लोग बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक विकल्प दिया है, ये सी, ये कह रहा है कि जब गेंद कोई नीचे आती है तो घर्षण कारण नहीं आती, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल के कारण आती है। किस कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही नीचे आती है। पेन से कागज पर लिखते हैं वो घर्षण बल के कारण लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई प्रकार के हम लोगों ने प्रश्नों को देख लिया। या घर्षण कारण किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होता है। इसका मतलब इसका जो सही है वो क्या है? ए है, बी और डी। ए बी डी कहाँ पर है? तो पता चला दूसरा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरा बताया था उन सभी का उत्तर पूरी तरह से सही है। और ऐसे लोग लगातार अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें और जीवन में जरूर आप कुछ बेहतर और नया करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर यह क्लास आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। तो आप लोग अगर जुड़ चुके हों, तो अगर आपको लग रही है कि प्रतिदिन क्लास चलती है और बेहतर क्लास चलती है, तो लाइक करिए और शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शायद आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगर मेरी बातें आपको याद हैं, यकीनन आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करेंगे। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? एकदम सरल, एकदम हलवा प्रश्न है। मतलब अगर आपने ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब हमारा पढ़ना और पढ़ाना दोनों बेकार है।
ठीक है, सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही और उपयुक्त जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एकदम हलवा प्रश्न है, जी हाँ, एकदम हलवा प्रश्न है। और आप डेली अगर हमारे साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं तो यकीनन आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। सभी लोग फटाफट जवाब दें। क्या आप लोग प्रतिदिन क्लास में लाइव आ जाते हैं टाइम से? इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है यार, लाइक तो कर दे मालिक। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, डी या चौथा समावेशी शिक्षा होगा। समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सभी बच्चों, यहाँ पर क्या है, सभी बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो एक कक्षा में बैठे हैं। और जब एक कक्षा में सभी बच्चे बैठे होते हैं तो हमें आपको ये जानना चाहिए इसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। क्या आपको पता है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मैं आपको एकदम आसानी से बताऊंगा। जैसे अगर यहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ अगर कोई विकलांग बच्चा बैठा हुआ है, जैसे स्कूल की छुट्टी होगी, जब छुट्टी होगी सभी बच्चे दौड़ कर जाएंगे तो विकलांग बच्चा भी दौड़ेगा। क्रिकेट खेलते समय वो भी दौड़ कर जाएगा। जब उनके अंदर स्पर्धा करेगा, उनके अंदर सामान्य बच्चे के गुण आ जाएंगे और वह भी सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर वही विकलांग बच्चों को अलग बैठा दिया जाए तो उनको जब रेसेस होगा, जब लंच होगा तो उन्हें खाना उनके पास आएगा, तो मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाएंगे और उनका जो विकास है वह एक विकलांगता की तरह विकास होगा। लेकिन जब उन्हें सामान्य बच्चों की तरह बैठाया जाएगा, सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, सामान्य बच्चों की तरह खाएंगे, सामान्य बच्चों की तरह पढ़ेंगे, उनके अंदर सामान्य आएगा और अपने आप को कभी भी मानसिक रूप से विकलांग नहीं समझेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समावेशी कक्षा होगी। और समावेशी कक्षा एक महत्वपूर्ण कक्षा है। जैसे आप लोग जब लाइव पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आते ही लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग तुरंत वीडियो को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपनी कमीनापन को दिखाने के लिए पहले अनलाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग समाज के दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग का क्या होता है कि वो किसी का अगर बेहतर नहीं कर सकते तो वो उसके लिए सबसे बड़ा, जैसे अगर कोई आपको जज बना दे, आपके हाथ में कलम में ताकत आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसे फांसी की सजा सुना देंगे। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और मैं कहता हूं ऐसे लोग वीडियो को ना देखें तो भी अच्छा है। तो ऐसे लोग समावेशी कक्षा के भी योग्य नहीं होते, क्योंकि हमें क्या होता है, समावेशी कक्षा में ऐसे बच्चों को रखना है जो सामान्य बच्चों की तरह सामान्य बिहेव कर सके। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी है और कोई मेरी तरह मंदबुद्धि बालक है, अगर इसमें दोनों साथ बैठेंगे, ठीक है, यहां पर दोनों का साथ बैठ रहे हैं, इसमें एक समस्या ये होगी कि ये नकल मार के इसके दिखेगा तो आप कहेंगे सर ये तो नकल मार रहा है। जी नहीं, वो उसके साथ नकल बेशक मार रहा है लेकिन वो सीख तो रहा है। यहाँ पर हमें सिखाना है, हमें ज्ञान देना है। इसलिए समावेशी कक्षा, वैसे मैं समावेशी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दूंगा और ज्योति मैम की वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, लगभग 5 से 7 लाख लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। समावेशी कक्षा हमारे लिए दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, पूछिएगा, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि अगर आप एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो सीटेट में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। सीटेट यूपी टेट ही नहीं पास करना है, क्योंकि आगे की राह भी आपको आसान करनी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये मेरी क्लास जौनपुर में चलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे प्रदेश में कहीं से पढ़ सकते हैं। मेरी नोट्स एनसीईआरटी की ऑनलाइन उपलब्ध है, चाहे शिक्षक भर्ती की नोट्स, शिक्षक भर्ती की क्लास, यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, किसी भी जरूरत की दशा में आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जल्द ही आपको यहाँ पे शिक्षक भर्ती की नोट्स के साथ ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध होगा। अनुजा जी, हम लास्ट में आपको प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जो ये काफ़ी विवादित है और ये क्लास हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे दोनों पर लाइव चल रही है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। यह एनसीईआरटी में कहाँ पर है? यह एनसीईआरटी में होती है। कहाँ पे होती है? एनसीईआरटी में होती है। तो एनसीईआरटी में है और ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा हर कक्षा में कुछ लोग आप लोग की तरह मेधावी छात्र जरूर होते हैं, कुछ लोग एक ऐसे घटिया कैटेगरी के होते हैं जो क्लास में हमेशा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, कुछ लोग की मनोवृत्ति ऐसी होती है। तो ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे लोग आते हैं और वीडियो को बिना देखे पहले ऑन लाइक करते हैं। तो ऐसे लोग से हम भी चाहेंगे दूरी बने रहे, ताकि क्लास का माहौल बेहतर रहे, सकारात्मक रहे और आपकी तरह वो लोग भी सीख कर आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, एनसीईआरटी में इसका डेटा क्या दिया गया है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। ये आपका दायित्व है, जैसे मेरा दायित्व है कि टाइम से आकर आपके लिए लाइव क्लास लेना, वैसे आपका भी दायित्व है। देखिए एनसीईआरटी के आधार पर इसका उत्तर चौथा सही है, माने 6 स्वेटरों के बराबर वो गर्मी देगा
और वह 250 घंटों में बनकर तैयार होगा। यह एनसीईआरटी की जो आसपास की पुस्तक है, इसमें इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो जो साथी इन दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं या जिन्होंने एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ी होगी, क्योंकि हमारी जो क्लासेज सीटेट की बहुत सीमित है, उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, उसमें ही आपका क्वालिफाई हो जाना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान के सागर के लिए नहीं। अभी आपको पहला टारगेट सिलेक्शन होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान और हलवा प्रश्न है। मतलब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे इस प्रश्न में, यकीनन आपका प्रश्न तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। सरिता एक शिक्षिका है, वो आपकी तरह शिक्षिका हो सकती है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, विजेंद्र है, रीनू है, सोनी, मोनी, सुजीत, अंकिता, बानू, सुजा, शालिनी, सबम, प्रियंका, जो भी हैं वो शिक्षिका हैं। उन्होंने विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं। जैसे सामूहिक चर्चा से मैं क्या करता हूँ, इस समय मेरे यहाँ खेलो जीतो इनाम प्रतियोगिता चल रही, 9:30 बजे, वहाँ आप चर्चा कर सकते हैं। सामूहिक परियोजना करती हैं आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के किस आयाम का अनुगम कर रही है, जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। जैसे सामूहिक चर्चा का मतलब, चलिए सब लोग बैठते हैं, ठीक, ज्यादा क्लासेस पढ़ने से ज्यादा सिलेक्शन माने रखता है। जितनी क्लासेज है उससे बाहर अगर प्रश्न आपके आ जाए फिर आप पूछिएगा, चाहे गणित की हो चाहे पेडागोगी क्लास हो, क्योंकि क्लास से ज्यादा व्याख्या जो एमसीक्यू हो जाती है उसके बाद भी आपका फायदा करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कह दिया आप लोग बैठिए और आइए इस समूह में हम लोग चर्चा करते हैं। सब लोग बैठ गए, चलिए ये बताइए कि हम लोग टेट में क्यों 12% रिजल्ट आता है। मैंने ये चर्चा हम लोग करते हैं कि सीटेट का रिजल्ट 12% क्यों आता है। तो पहला सवाल, सर लोग इसे यूपी टेट की तरह, टेट की तरह पढ़ाते हैं। दूसरा जवाब कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं। अगर आप उनको ईवीएस के 15 वीडियो दे देंगे तो उनको लगेगा और पढ़ाइए और पढ़ाइए, जबकि वास्तविकता ये है इन 15 वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बात बहुत मायने रखती है। जैसे कुछ लोग अगर पेड क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है रोज पढ़ाइए, झुआ भर उनको पढ़ाइए, तब वो समझते हैं कि आपकी क्लास चल रही है। क्योंकि यहाँ पे एक बात आपको जरूर जानना है कि सीटेट क्यों। तो यहाँ पे मैंने सामूहिक चर्चा किया, अब मैं यहाँ पे परियोजना लाया। चलिए आप लोग एक बताइए कि सभी लोग आप एक वो नोट बनाइए कि क्यों लोग सीटेट को ज़्यादा अच्छे से नहीं पार कर पाते, चाहे प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी। तो आप एक परियोजना मतलब, हाँ सर, क्योंकि आपके जो नोट्स या क्लास छोटे होते हैं उन्हीं सिलेक्शन होता है। बाकी हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होना तो मुश्किल है, ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस आपने अगर 3 to 5 पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़नी है, आपको हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज डालनी है। अगर उसके बाद प्रैक्टिस सेट की सीरीज में अगर आपको शब्द का जो बाण है सीटेट का वो समझ गए तो सीटेट आप पार हो गए। तो यहाँ पे ये बात सीखना, तो ये क्या होगा, प्रतियोगिता आधारित सीखना जी नहीं, भाषा निर्देशित मनोरंजन नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में हमने क्या किया, एक सामाजिक गतिविधि लिया। यहाँ पे आपने भी हिस्सा लिया, हमने भी हिस्सा लिया, जितने लोग लाइव हैं सभी लोगों ने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद हमने हल किया। यहाँ से आपका जब मेरी व्याख्या होती है तो आपका जो इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, चाहे वो केबीएस में हो, चाहे हो सकता है भविष्य में शिक्षक भर्ती में आए, तो इंटरव्यू के लिए आप परफेक्ट तैयार रहेंगे। क्योंकि वहां पर केवल पेडागोगी की इंटरव्यू होती है, ज्ञान का इंटरव्यू नहीं होता। आप बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं, प्रायः इस पर ही इंटरव्यू चलता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, केबीएस के लिए इंटरव्यू आपका बेहतर तैयार होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये सीटेट का है और ये हमारे नोट्स में प्राय होगा। ये यूनिक प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी में है, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पेड क्लास के मेंबर है पूरा नोट्स एक बार तैयार कर लें, और वो तैयार नहीं करेंगे तो फिर भैया जिम्मेदारी उनकी होती है। ठीक, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम लोग घर की उर्दी भी, क्या कहते हैं उसे, एक मुहावरा है ना, लोकित्ती, घर का उर्दी भी जंगरम नाना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेफेथनीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है। सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और वीडियो का जवाब देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर जितने लोग शेयर करेंगे वो वाई लिख दें, ताकि मैं उनका व्यक्तिगत नाम जानता रहूं। जितने लोगों ने लाइक किया है वो वाई लिख दें, जिनको नहीं करना है लाइक और शेयर वो यह लिख दें, ताकि मैं उनके व्यक्तिगत नाम से भी उनसे वाकिफ रहूं। ठीक है, आपके पैसे नहीं लगेंगे, इतना भी लिख दीजिएगा। शेयर करने को हो सकता है पैसे लगे। जी हाँ, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। सभी लोग जो साथी लाइव हैं आप लोग को शेयर करना है तो ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये लगेगा कि
मैं मेहनत करता हूं तो क्या आप लोग मेरी बात भी मानते हैं या केवल बस अपना ही फायदा देखते हैं? चलिए, आपके साथी मित्र का फायदा ना हो। यहाँ पर देखिएगा मेघालय, मेघालय के अलावा ये अन्य किस देश में पाया जाता है? ये भारत के अलावा और किस देश में पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब दें। हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें आपको चयन से मतलब है, और अगर उसके लिए मतलब है तो लगातार आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। मेघालय के अलावा ये नेप्थेनिस पौधा और कहाँ पाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। जी हाँ, मनीषा पांडे का जवाब सही रहा अभी तक। जी हाँ, मनीषा रॉय ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जी अभी तक इन लोगों के जवाब काफ़ी हद तक सही रहे हैं। ठीक है, तो यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग के प्रश्न एकदम सही हो रहे हैं। भगवान करे यही जो स्थिति है वो आपके सीटेट के समय भी रहे, ताकि सभी लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, उनको छोड़कर जो नकारात्मक सोच वाले हैं, अनलाइक वाले, उनको छोड़कर बाकी अच्छे बच्चों के लिए मेरी सदैव शुभकामनाएं रहेंगी। अन्य से भिन्न कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी का अंतिम लेसन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, गलत या सही प्रश्न का जवाब देना सीखिए। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास फेसबुक पेज और ई लर्निंग विद दुर्गेश दोनों पे चले। देखिए, ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिक मोम, यह अंदर से जो पेट्रोलियम निकलता है उसके अलग अलग रूप है, जबकि जो कोयला है यह एक चट्टान है। यह क्या है? एक प्रकार का चट्टान है। कौन सा चट्टान है? यह अवसादी शैल है। कौन सा शैल है? यह अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान है। इसलिए यह यहाँ पर भिन्न है, यह तीनों एक हैं और कोयला अलग है। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर कोयला बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। ठीक है, हाँ, नेफ्थनीस पौधा भारत के मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी एनसीईआरटी का है, इसके पहले वाला भी एनसीईआरटी का है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको हमारे नोट्स में आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय, यह भी आपको केवल एनसीईआरटी मिलेगा। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ा होगा या आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी तो इसमें आपको पूरी चीज़ें आसानी से मिल गई होंगी। बताइए कहाँ कौन सा समय होता है? देखिए, एक तरीका सीधा सा, जब फूल ज़्यादा होते हैं, माने कब फूल ज़्यादा मिलते हैं, किस समय फूल जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, स्पीड बढ़ा के देखिए। तो फूल सबसे ज़्यादा किस समय होते हैं? आपने एकदम सही बनाया, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। माने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सबसे ज़्यादा फूल होते हैं। उस समय सबसे ज़्यादा फूल जो होता है राई का फूल होता है। राई, कहीं जगह सरसों, बिहार में लीची। ठीक है, तो यह बात भी आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। मैंने यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर था वो भी आपको मिल गया। मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर अभी तक कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एक भी प्रश्न हमारे नोट से बाहर नहीं गया होगा, जो भी पेड क्लास ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए लोग ज़्यादा मत पढ़िए भैया, छोटे में पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए। ये प्रतिदिन क्लास से ज़्यादा मायने रखती है आपका सिलेक्शन। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों को उपयोग करने से मृदा क्या होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, यह भी आपको नोट्स में हमारे मिला होगा। एनसीईआरटी में भी है यार। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा तो एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी है, नोट्स हमारा कम है, छोटा सा है। अगर चाहेंगे पूरे दिन में मेरे नोट्स खत्म कर लेंगे और सारे प्रश्न आपके सही होंगे। अरे भैया, अब अगर बार बार उगाया जाएगा, मृदा खराब होगी, उसे कौन सी भूमि कहते हैं? गांव में, एकदम गांव में आम बोलचाल की भाषा है, ये हम सभी जानते हैं। ये हो जाएगी, बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है।
ठीक है, कैसी भूमि होगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है हमारे पढ़ाने में कोई कमी है। हम प्रयास ये करेंगे, अगर आप लोग को इसी तरह कमी नजर आएगी तो हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ पे किसी भी चीज़ की विशेषता यहाँ पे दी गई है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे लेह और लद्दाख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेह और लद्दाख की बात हो रही है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बाई मैप आपको समझा देना चाहूँ। चलिए, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। ठीक, यहाँ पे भारत में पहले तो जम्मू कश्मीर यहाँ से अलग हो गया। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर था। ठीक, अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे दो पार्ट हो गया। ये हिस्सा जो है आपका, ये आपका लेह लद्दाख है। ये कौन सा हिस्सा? यह हिस्सा लेह लद्दाख हो गया। अब लेह लद्दाख के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्षेत्र कैसा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो ठंडा क्षेत्र हो गया, मेरी बात को समझिए। पहले ठंडा क्षेत्र हो गया और यहाँ पथरीले जगह होंगे। यह भारत का शीत मरुस्थल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पेड़ों के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। कैसी छतें होती हैं? पेड़ों के तने की बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। पता नहीं होती हैं कि नहीं होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। देखिए, ये प्रायः करते क्या है कि जब ये अपना घर बनाते हैं तो इनका घर जो होता है वो 2 फ्लोर का होता है। कितने पर? 2। और ये नीचे फ्लोर पर खिड़की नहीं बनाते। ठीक है, क्या करते हैं? नीचे फ्लोर पर खिड़की नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कमेंट करके बताइएगा। फिर पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। मैंने आपको कई बार बताया, एनसीईआरटी में ये बात दिया गया है और एनसीईआरटी में प्राय कई बार पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी क्लास 4th में है। ये आपका कहाँ है? एनसीईआरटी क्लास 4th में है। ठीक है, वहाँ पर ये प्राय दिया गया है कि जहाँ पे जिसकी उपलब्धता होगी वहाँ पे मिट्टी के ईंट तो मिलेंगे नहीं, पत्थर मिल नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगी? पत्थर ही मिलेगा, क्योंकि पथरीला क्षेत्र है तो वहाँ पे पत्थर की बनाएंगे। मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होंगी। लकड़ी के फर्श होंगे। जो जमीन होगी किसकी होगी? लकड़ी की होगी। किसकी होगी? लकड़ी पर होगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा इस प्रश्न में 3 ही सही है, एक गलत है। गलत क्या है? कमेंट करके बताइए। आपने देखा यहाँ पेड़ के तनों लकड़ी की बनी ढालू छत होती, जी नहीं, वो पत्थर के ही ढालू छत होती हैं। छत ढालू क्यों होती है? आइए इसके बारे में देखिए। ऐसे देखिए, ताकि अगर यहाँ पे बर्फबारी और बारिश हो तो नीचे चले। यहाँ की छतों पर प्राय क्या होती है? लोग अपने मसालों सुखाते हैं, फसलों को सुखाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर BCD होगा। और BCD कहाँ पर है? चौथा। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर चौथा बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कितने लोग को लग रहा है कि मेरी क्लास के बाद आप सीटेट आसानी से पास हो जाएंगे? अगर लग रहा है तो आप लोग रुके रहिएगा, वरना आपकी क्लास में कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं और आगे भी मैं इसी के लिए पढ़ाता रहूँगा। जो साथी अभी नए जुड़ रहे हैं वो पहला काम वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, अपने व्हाट्सएप के, फेसबुक के स्टेटस पर लगाएं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। एक आसान प्रश्न है, यह भी एनसीईआरटी क्लास 5th में है। अब ये मत कहिएगा सर आपको पूरी क्लास वाइज क्लास क्यों याद है, क्योंकि मैंने पेड क्लास में यही इतना ही पढ़ाया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसके बाहर प्रश्न नहीं आता, यहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है तरुण भारत नामक संघ जो समूह है उसका संबंध किससे है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। एकदम हलवा प्रश्न है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण खत्म होगा, हम अगले शिक्षण की तरफ बढ़ेंगे। तुरंत बाद हम लोग गणित के सवालों को हल करेंगे जो सीटेट के प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं या आगामी भविष्य में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप लोग 636306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जो साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। देखिए, तरुण भारत संघ क्या था, जरा कोई कमेंट कर बताएगा ये कहां का था, ये किस जगह का था? कमेंट कर बताइएगा ये कहां का था, भारत के किस क्षेत्र का था तरुण भारत संघ। स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, जी नहीं, वो MDM है, मिड डे मील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये तो सभी के लिए है भैया, 6 से 14 वर्ष तक के लिए। RTE 2009, मैं इसीलिए कहता हूं RTE 2009 भी पढ़ना है आपको। ठीक, फिर
पुरानी झीलों को निर्मित कराने में, या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करना। तो आपने एकदम सही बताया कि इसका काम है पुरानी झीलों को निर्मित कराना ताकि उन्हें पानी की कमी को पूरी की जा सके। तो ये तरुण भारत है। ये यहाँ से दो प्रश्न आते हैं, मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं। तरुण भारत संघ कहां से पता है? राजस्थान से। दूसरा है भीमा संघ, याद रखिएगा भीमा संघ, ये भी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में भीमा संघ। ये कहां से है? भीमा संघ जो है ये भी पानी की समस्या को दूर करने के लिए, और यह भीमा संघ कहां पे? कर्नाटक के होलगुंडी गांव। कहां पर है ये? कर्नाटक, ये कर्नाटक के होलगुंडी गांव से है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान समझिएगा, दो प्रश्न आपके बन गए। एक, तरुण भारत संघ कहाँ का है? राजस्थान में है, और यह झीलों को निर्मित कराने का संघ है, जबकि यहां पर भीमा संघ कर्नाटक से है। तो जो भीमा संघ है यह क्या करता है? यह पानी की समस्या पर सराहनीय काम करता है। यह होलगुंडी गांव में है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित शिक्षण। तो कितने साथी ऐसे हैं जो गणित शिक्षण और गणित के प्रश्नों को पढ़ने के लिए तत्पर और तैयार हैं? ठीक है, जो साथी कितने ऐसे हैं सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें, और मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को, जो अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, अब शेयर कर दें, क्योंकि हम आपकी सीरीज को लेकर चल रहे हैं, मैथ पेडागोगी की सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक, जहाँ से आपके लिए एक एक प्रश्नों की व्याख्या करना है, एक एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना है, ताकि भैया आप सिलेक्शन के एकदम नजदीक पहुंच जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बताइए, इतने लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक करने की संख्या इतनी कम है, पता नहीं आप लोग। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब आपको बताइए इसमें कौन से विकल्प को लॉक किया जाए। यहाँ पर है आपके सामने, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित है। एकदम हलवा प्रश्न है। बताएं, आप लोग की संख्या देखकर इतना मतलब खुद को तकलीफ होती है कि आप लोग लाइक करने में आपको पैसा लगता है। मतलब आदमी इतना मेहनत से पढ़ा रहा है, लेकिन आप लोग, उसको मुझे पैसा नहीं मिलता। बाद में कोई वीडियो देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा सर ने ठीक ठाक पढ़ाया है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 को मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया है आप लोग को। इसकी नोट्स भी मैंने पेड क्लास में उपलब्ध करा दी है। यहाँ पे देखिएगा, परिभाषा और सूत्रों को याद करना, जी नहीं, यहाँ पे परिभाषा और सूत्र को नहीं याद करना है, याद रखिएगा। गृह कार्य नहीं करना, ऐसा नहीं कि रोज आपको मेहनत करना है, ये भी नहीं करना है। फिर गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता, जैसे शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान, जैसे यहाँ पर देखिए हम विकल्प 3 की बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय, जैसे मैं क्या कहता हूं, जब भी आप मेरी क्लास में आए तो आप लाइक और शेयर करें और सभी लोग जवाब दें। और आपको पता है, जो प्रश्न का जवाब नहीं देते वो अपने आप से खिलवाड़ करते हैं, वो अपने जीवन के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उनको अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जब वो सीटेट की परीक्षा में भगवान न करे 1-2 नंबर से जब रहेंगे, तब उनको ये समझ में आएगा मुझे दुर्गेश सर की बात माननी चाहिए थी, मुझे हर प्रश्न का जवाब देते रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा आपका फायदा होता है, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो तेज गति से आगे बढ़ती है। क्योंकि गलत होने पर आप कोई गोली नहीं मार देगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। बेइज्जती तब आपकी होगी जब आप सेलेक्ट नहीं होंगे, बेइज्जती तब आपकी होगी जब आपका चयन नहीं होगा। लेकिन अभी आप गलत बताएंगे तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं ना, मैं आपको सिखाने आया हूं ना, मैं आपको हर बार आपको बताऊंगा क्यों गलत है क्यों सही है। इसलिए वीडियो लंबा होता है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, गतिविधि में शामिल करना, जैसे मैं क्या करता हूं, आपको शामिल करता हूं। मैं कहता हूं उत्तर दीजिए, सक्रिय भूमिका निभाइए, निष्क्रिय मत रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी भागीदारिता दर्शाइए, क्योंकि आप सक्रिय हैं।
क्योंकि अगर आपकी सांसें बंद होने लगती है ना, अगर 2 मिनट के लिए के सांसें रुकने लगती हैं, तो यहाँ के लोग, हमें समाज मुर्दा समझ लेता है कि मैं मर गया हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम हलवा प्रश्न है। कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अगर आप क्लास मेरी लगातार कर रहे होंगे, यकीनन आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं यहां पे मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या है। जैसे मैंने ये कह दिया, मैं आपसे पूछूं कि भैया आप ये बताइए कि आपने हमारे नोट्स का कौन सा पार्ट पढ़ा है, तो कहेंगे सर आपके पेड क्लास का मैंने ये वीडियो देखा वो। अगर मैं ये कह दूं कि क्या आपने मेरी पेड क्लास में क्या जो 18-20 वीडियो मैंने आपको दिया, क्या उतना ही आपने पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं सर मैंने ये तो नहीं पढ़ा है। तो इसलिए अगर मैंने कोई आपसे, जैसे ये मैंने पूछ दिया ये कि किन दो संख्याओं का गुणज 18 होगा, किन दो संख्याओं का गुणज 18 होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 2 गुणे 9 का भी होगा, 6 गुणे 3 का भी होगा, 3 गुणे 6 का भी होगा, ठीक, और 18 गुणे 1 का भी होगा। तो यहाँ पे कई उत्तर आएंगे। अगर मैं ये कह दूं कि 9 दूना क्या होगा, तो यहाँ पर एक ही उत्तर आएगा, क्या, 18। तो ये हो जाएगा बंद अंत वाले प्रश्न, और ये हो गया हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा अब इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। बताइए। देखिए, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहां पर एक बात पता है कि इन संख्याओं के बाहर आप नहीं जा सकते, आपको इन्हीं में से आरोही क्रम में लिखना है। ये क्या हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न। कौन सा बड़ा है, इन दोनों में आपको बताना है। ये हो गया बंद अंत वाला प्रश्न। 2/7 से 7 ज्यादा है, इससे ज्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते, तो ये है। ये कह रहा है 2 से 7 बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न शायद थोड़ा सा अधूरा हो गया है। यहाँ पे कह रहा है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या, मतलब कोई संख्या 2.7 से बड़ी हो, 4 ठो लिखिए। कोई भी लिखिए आप, माने हर बच्चा लिख सकता है, माने जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब ये लिख सकते हैं। आप लोग लिख के दिखाइए, यह भी एक गतिविधि होगी। आप 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिख के दिखाइए जरा, तो ये भी एक गतिविधि है। जी हाँ, यह एक प्रकार की गतिविधि है आपकी, जरा लिख के दिखाइए आप लोग, तो यहां पे ये प्रूफ हो जाएगा। आप लोग नहीं लिख के दिखाएंगे, ये भगवान, सक्रिय भागीदारिता आप नहीं निभा सकते, मुझे ये बात विदित हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्लास जौनपुर में चलती है, टीडी काले गेट के पास, अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए मोबाइल नंबर है यहाँ भी। ठीक, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर, कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करने से बचिएगा। जी हाँ, कुछ लोगों ने किया है, जैसे श्रुति प्रिया जी ने गलत किया है, यहाँ पे 2.7 से कहा है और आपने 1.2 से लिखा है, मतलब ये छोटा आपका गलत है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी आपका धन्यवाद। अंजलि जी आपका सही है। दिलीप चतुर्वेदी, देखिए यहाँ पे आप देखिए सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, और यह बात सिद्ध करता है कि जितनी कक्षा में बच्चे होंगे उतने लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपकी भागीदारिता उनकी सक्रिय है जिन्होंने उत्तर दिया, बाकी क्या है भगवान जाने। क्योंकि इंसान एक बार 2 बार में समझ जाता है, मुझे नहीं पता कौन सा जानवर बहुत देरी समझता है। चलिए, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को नहीं मत लिखे जाने दीजिए आप लोग, हो सकता है आपको मेहनत लग जाए। निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख कौन से हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। ये थियरी है, लेकिन अगर मेरी क्लास आप पढ़ लेंगे यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्या होगा। यहां पर 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीके को संकल्पना की पढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए मैं यहाँ पे विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार आपको चारों विकल्प मैं यहाँ पे दिखा दूँ। शायद आपको चारों विकल्प आपको दिख रहा होगा, जो लाइव में जरा आप लोग चारों विकल्प ध्यान से देख लें।
दिख गया? चलिए, दिख गया तो ठीक है। बीपी सिंह जी आपके गलत लिखे हैं, अनीता जी आपने भी गलत लिखा है, इसीलिए मैं कहता हूं लिखा करिए। 2.7 से बड़ा कहा था और आप छोटा लिखना शुरू किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जवाब दे ना दे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक लाइन में 3 और ये 5 है तो क्या करते हैं हम लोग, 3 गुणे 5 करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। माने यहाँ पे हमने देखा 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से 3 है और यहाँ पे 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 गुणे 5 हुआ तो यहाँ पे भी 3 गुणे 5 करिए, 5 गुणे 3 करिए, ये भी क्या होगा 15। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 गुणे 15 बराबर 15। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 15 गुणे 1। मतलब ये क्या है, ये क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने का सबसे आसान तरीका है। क्या है, क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसे समझाने का सबसे आसान तरीका है आपका। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपकी क्षेत्रफल की अवधारणा है उसे समझने का सबसे आसान तरीका है। क्लियर? अब यहां पे आइए, हम देखते हैं क्या होगा। 4 विकल्प दिया गया है। अब यहां पर ये कह रहा है, जो लोग लाइव देख रहे हैं, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन की अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्याओं की पहचान। अभाज्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 गुणे 15 भी था, तो 1 गुणे 15 अभाज्य नहीं है, यहाँ पे अभाज्य कह रहा है, ये भी गलत। अब ऊपर आते हैं, गुण की संचयी प्रकृति, अभाज्य, ये भी गलत, माने अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एक ही आपका बचा। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिमाग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1 गुणे जो 15 होता है इसमें अभाज्य संख्याएं नहीं है, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। माने जितने साथी लोगों ने प्रश्न का जवाब ए दिया है उनके जवाब सही है। लोग कहते हैं सर आप टाइम क्यों लेते हैं प्रश्नों को, इसीलिए लेता हूं कि जब आप कभी भर्ती परीक्षा में बैठें, जब आप सीटेड परीक्षा देने जाएं तो आपका कभी भी दिक्कत हो। बताइए, यहाँ पे अभाज्य है ये यार, 1 गुणे 15 अभाज्य है या 15 गुणे 1 अभाज्य है? बताइए, ये दोनों भाज्य संख्या है। ठीक है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है, मैं भी वीडियो चालू करके आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक, आप अपने नेट को चेक करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको एक्टिव होकर पढ़ना हो, अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना हो, तभी ई लर्निंग विद दुर्गेश क्लास में रहिएगा, वरना ये क्लास आपके काम का नहीं, आपके टाइम बर्बाद होगा। अगर आप अपनी गतिविधि सक्रिय भागीदारिता निभा सकते हो तो क्लास में पढ़िएगा, अन्यथा आप संख्या कम रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग लाइव देख रहे हैं वे लोग सभी प्रश्न का जवाब दें, चाहे गलत हो या सही हो, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मेरी क्लास को 100 लोग देखें, 100 सिलेक्शन होंगे, मेरा रिजल्ट 100% होगा, और 500 लोग देकर 5 लोग क्वालिफाई करेंगे ना, तो मेरा रिजल्ट 1% होगा। तो मैं रिजल्ट के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा? अगर आप सक्रिय भागीदारिता निभा सकते हैं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई होने के लिए पढ़ रहे हैं, तभी मेरी क्लास पढ़िएगा। मनोरंजन करने के लिए आप कोई अन्य चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बताइए सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? आप अगर एक अध्यापक होंगे, कक्षा 2 के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बताइए, आप अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे? बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करिए। हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके। भैया जी एक ऐसा, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। श्यामपट्ट का तल, क्यूब्स, 3D के सेट्स, जियो बोर्ड। तो भैया जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था
उन लोग के जवाब सही हैं। ये जियो बोर्ड क्या होता है? इस्तेमाल एक गतिविधि शिक्षक बिंदु वाले कागज पर उन आकृतियों को बनाने में करता है। जैसे जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ पे कोई आकृति बनाने के लिए कह दिया, तो कोई यहाँ पर आया, वो ऐसे बना दिया, ठीक। कोई आया यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक। देख रहे हैं आप, आकृति बन रही है। कोई बच्चा आया यहाँ पे, इस लाइन को लिया, इस लाइन को लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिया। अब बच्चा क्या करेगा? अब इस पर चित्र बनाएगा, लाइन खींचेगा, रबड़ लगाएगा। ऐसे ही क्या कहते हैं हम? इसे ही जियो बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो बोर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्यूब्स क्या हो गया। अब क्या बच्चा इस क्यूब से आकृतियों को देख पाएगा? क्या बच्चा यहाँ पे ये श्यामपट है अगर मान लीजिए, क्या देख पाएगा? क्या 3D सॉलिड के नोट्स, सॉलिड के नोट्स मतलब जैसे ये हो गया हमारा 3D, ये मान लीजिए हमारा हो गया, क्या ये इससे बच्चा सीख पाएगा? जी नहीं। मतलब आपने एकदम ध्यान से समझा कि प्रश्न को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, विकल्प को अगर हम समझ लेंगे, तो यकीनन हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इसका ए सही होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आराम से पढ़िए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो लोग इस लर्निंग विद दुर्गेश में प्रतिदिन क्लास में रहेंगे वो सीटेट 100% क्वालिफाई करेंगे। बात को समझेंगे, तथ्य को समझेंगे तब, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है जिसमें 4 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 4 खंबे हैं, जिनका माप 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी, 235 सेमी है। यदि इन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना हो तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यहाँ पे जब अधिकतम की बात आएगी टुकड़ा काटने की, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे SCF होता है। लेकिन इस सवाल पूछने का उद्देश्य क्या है? यह सवाल पूछा गया, इसका उद्देश्य क्या है? अगर आप अध्यापक हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि अपने आप में तो अध्यापक ही हैं। बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। बताइए, सभी लोग बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़े तब चैनल पर रहिएगा, वरना आपके काम का वीडियो नहीं है। अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तब तो जुड़िएगा, वरना आप इस चैनल पे मत रहिएगा, क्योंकि आपका समय और आपका कैरियर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, कुछ लोग बता रहे हैं बी, कुछ लोग बता रहे हैं सी। आइए दोनों पे चर्चा करते हैं। देखिए, अलग अलग माप वाले 4 खंभों को समान माप में काटने के लिए, अधिकतम माप के लिए सबसे पहले हमें SCF या मस ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मस ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि एक गणितीय संकल्पना है जिसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे? समस्या का समाधान जो कौशल है उसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब समस्या का समाधान कौशल बढ़ाने हेतु इस संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर आपको उस संकल्पना का नाम पूछा गया। मानिए सवाल पूछा गया किसके लिए? SCF ज्ञात करने के कौशल जांच के लिए, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक NCERT में है। इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो आपने एकदम सी वाले एकदम सही है, क्योंकि सीखी गई संकल्पना, यहाँ पे संकल्पना हमने सीख ली है SCF की। अब इसका प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ पर बी गलत होगा और सी सही होगा, क्योंकि हमने जो SCF की संकल्पना सीख ली है उस संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है। इसलिए हम SCF की मदद से कौशल को बढ़ाएंगे, क्योंकि बिना SCF पढ़ाए हम बच्चों को ऐसे प्रश्न नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? यहां से आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछिए, आप लोग कोई समस्या हो तो पूछिए आप, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं। आपका समय कीमती और बहुमूल्य है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हर वो बच्चा जो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ता है वो जरूर आगे बढ़े। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो SCF होगा, तो भैया आप NCERT पहले पढ़िए। क्या पढ़िए? NCERT पढ़िए। ठीक है, यहां पर पहली लाइन कह दिया है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल दिया गया है। यह सवाल किस लिए पूछा गया है?
एससीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं। यह सवाल जो एससीएफ की संकल्पना आपने सीखी है, उस संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। मैं आपको क्यों कहता हूं, आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए, मैं क्यों कहता हूं सभी लोग शेयर लाइक करके, क्योंकि आपकी गतिविधि हमेशा सक्रिय होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। बाकी सिलेक्शन तो आप झकमारे करेंगे अगर क्लास में डेली रहेंगे तो। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं व्याख्या एनसीईआरटी के पैटर्न पे करता हूं। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। क्या समस्या है? पाठ्यपुस्तक भी देखिएगा, कक्षा भी देखिएगा। हल करने के लिए कौन से गणितीय संख्या का प्रयोग करेंगे? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? कहेंगे सर ये तो ऐकिक नियम का सवाल है। ठीक है सर, ये तो ऐकिक नियम का सवाल है। तो नहीं, उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? अब प्रश्न की भाषा में आइए, जरा फटाफट कमेंट करिए। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे इसी को बता के बता देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की बात कर रहा है। तो जरा अब कमेंट करके बताइए, अब बच्चा इसमें क्या करेगा? बच्चा यहाँ क्या करेगा ब्लूम के आधार पर? बताइए सभी लोग फटाफट। वीडियो को शेयर मत करिए, लाइक मत करिए, जवाब जरूर दीजिएगा। परीक्षा हाल में जाएंगे आप, टिक तो करेंगे आप? जी हाँ, वहां पे वो विश्लेषण करेगा। क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर की तरह एससीएफ की तरह इसका ऐकिक नियम होना चाहिए। किसी ने भी कमेंट किया था कि सर ऊपर वाला गलत बताया उसका, तो यहां भी ऐकिक नियम होना चाहिए था ना, यहां पे भी ऐकिक नियम होना चाहिए था ना, ऐकिक नियम। तो यहाँ पे ऐकिक नियम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सी होगा। इसलिए जितने लोगों ने ऊपर के प्रश्न को ध्यान देखा था, अब इस प्रश्न को देखें और फिर इस प्रश्न को देखें, आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है और क्यों सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न प्रतिदिन रात 7 बजे प्रतिदिन यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसकी नोटिफिकेशन के लिए जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश। 8:30 बजे से सीडीपी क्लास होगी। जी हाँ, 8:30 बजे से प्राइमरी और जूनियर की सीडीपी की क्लास होगी। जुड़े रहिएगा सभी लोग। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप जुड़े रह सकते हैं। आप बताइए, रसिद कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा भी मायने रखता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, निम्न श्रेणी में, भिन्न श्रेणियों में, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। अमूर्त को, अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब यहां से आप अमूर्त को समझने में उसे कठिनाई होती है। अमूर्त मानो दिखाई नहीं देता कि तीनों कोणों का, जैसे यहां पे मैं बना दिया, ये तो हो गया त्रिभुज, लेकिन इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, अमूर्त है, यह राशि को दिखाई नहीं देता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशि किस चरण पर है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दे इस प्रश्न का। ये क्लास 7 बजे से लाइव चलती है, 8:30 बजे से सीडीपी की क्लास। एकदम हलवा प्रश्न है, सभी ने एकदम सही जवाब बताया। ठीक है, यहां पर देखिएगा, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसा, वो जो चीजों को देख पा रहा है वही समझ पा रहा है। वो त्रिभुज के विभिन्न श्रेणियों वर्गीकृत तो कर सकता है, लेकिन जो अमूर्त है वो उसे नहीं दिखाई देता, वो नहीं जान पाता, वो नहीं समझ पाता। तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है, उन लोग के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप लोग जरा कमेंट करके बताएं, क्या मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है तो ठीक है भैया, क्योंकि समय आपका बहुमूल्य है। अगला प्रश्न एकदम आसान है और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जरूर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं।
बताइए सभी लोग, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। एक लाइन ये भी प्रश्न पूछा है कि एनसीएफ 2005 क्या कहती है, बच्चों की गणितीकरण करना, याद रखिएगा ये भी सीटेट का पूछा क्वेश्चन है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास है। यहाँ गणितीकरण बच्चों की किस क्षमता की विकास की ओर संकेत करता है? सभी लोग फटाफट जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। और इसके बाद क्या सीडीपी क्लास में आप लोग लाइव रहेंगे? क्या प्रतिदिन मेरी क्लास में 7 बजे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे? और अगर नहीं तो 8:30 बजे प्रश्नों के जवाब देकर आप इनाम जीत सकते हैं। 9:30 बजे खेलो पढ़ो और जीतो इनाम, रात 9:30 बजे। जी हाँ, प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की क्लास में आप खेलो पढ़ो और जीतो इनाम की सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं, रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। फटाफट कमेंट करें। अब ये बताइए, जब हम एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आप लोग प्रश्न का जवाब देंगे? मैं एनसीईआरटी से प्रश्न पूछने वाला हूं, अगर आप प्रश्न का जवाब जो लोग देना चाहते हैं वो वाई कमेंट करें। जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में जाता है, प्रवेश लेता है, तो जो उसका पहला लेसन होता है गणित का पहला पाठ क्या होता है? पहला पाठ का नाम क्या होता है? जरा कोई कमेंट करके बताए। जब गणित में लड़का पहले लेसन को पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय में तो उसका नाम क्या होता है? पाठ का नाम क्या होता है? किसी को पता है? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके पहले लेसन का नाम क्या होता है और क्यों होता है? जब आपको पता हो जाएगा इसका उत्तर आप दे लेंगे। पहला लेसन का नाम क्या और क्यों होता है? सभी लोग बताएं, पहले लेसन का नाम क्या और क्यों होता है? बताइए। बताइए सभी लोग। बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या और क्यों होता है? बताइए सभी लोग। अरे यार, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं, धन्य है भैया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। चलिए कोई बात नहीं, किया है। देखिए, जो पहला लेसन होता है वो होता है पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। और पुनरावृत्ति इसलिए होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसका उद्देश्य ये होता है, इस पाठ का उद्देश्य क्या होता है? ठीक, तो पुनरावृत्ति का उद्देश्य होता है कि बच्चा पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है वो आके सीख सके। इसलिए पहला लेसन जो होता है वो पुनरावृत्ति का होता है। यह सीटेट का पूछा प्रश्न है, इंटरव्यू का पूछा प्रश्न है, केबीएस का। ये केबीएस के इंटरव्यू का पूछा प्रश्न है, याद रखिएगा। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है और क्या नहीं, उसे दोहराने के लिए होता है। अब आते हैं प्रश्न के विकल्प की तरफ। धन्य है आप लोग। चलिए, वर्गमूल और घनमूल निकालने से सभी संख्याओं को निष्पादन करना, गलत। ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण करना, गलत। शब्द समस्या और रेखी, गलत। अब यहाँ पे पूर्व धारणाओं को तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करना, जी हाँ। अमूर्तन का संचालन करना, का गणितीय रूप में चिंतन देना, यह आपका सही जवाब है। जैसे आप बच्चे से कहते हैं राम के पास 2 टाफी, श्याम के पास 2 टाफी, कुल कितनी टाफी? 4। तो क्या बच्चे को टाफी दिखाते हैं क्या हर बार? नहीं, कहते माना तुम्हारे पास 4 टाफी और उसके पास 2 टाफी। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि जैसे सोनी 5 किलो खाती है, मोनी 10 किलो खाती है, दोनों मिलकर कितना खाएं? तो पता चला 15 किलो। तो वहाँ पे कोई खा रहा है क्या? वहाँ पे कोई बैठा है क्या? ना खा रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई बैठा है। लेकिन यह क्या होगा? यह होगा अमूर्तन संचालन का गणितीय रूप देना। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह क्या होगा? चौथा होगा। ठीक है, इसलिए यह आपका सही उत्तर है। बहुत सारे लोगों ने गलत बताया कि पहला लेसन क्या होता है। मैं आपको भी एक प्रश्न और पूछूं कि बीच बीच में दक्षता अभ्यास क्यों देता है?
गणित के एनसीईआरटी किताबों में बीच बीच में दक्षता लेसन क्यों होता है? कोई कमेंट करके बताएं भैया, दक्षता अभ्यास क्यों होता है? कमेंट करके बताएं दक्षता अभ्यास क्यों होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जब आपका इंटरव्यू होना शुरू होगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको वो चाहिए कि मैं तुरंत उत्तर बताऊं, आगे बढ़ूं। आप सिलेक्शन चाहते हैं अंतिम रूप से, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ा तेजी से खत्म करूंगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है बताइए? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है? सभी लोग फटाफट जवाब दें। जी हाँ, जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, बाकी सभी क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर घर बैठे नोट्स मंगा सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी। चलिए, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, मतलब जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताइए। एक मैंने प्रश्न पूछा कि दक्षता अभ्यास क्यों होता है, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया, और आप कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो शेयर क्यों करें, हम आपकी वीडियो लाइक क्यों करें। धन्य है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कई बार पढ़ाया है क्लास में अपने, अभ्यास के लिए होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होगी। उन्हें मोटी और भारी होना चाहिए? नहीं, गलत बात, मोटी भारी नहीं होना चाहिए। बस्ते की बोझ को कम करने की बात एनसीएफ 2005 कहता है। कोठारी आयोग, आपने अगर पढ़ा होगा, मेरी नोट्स पढ़ी होगी या मेरे लेक्चर देखे होंगे, तो कोठारी आयोग बस्ते की बोझ कम करने की बात करता है। फिर कह रहा है केवल हल्के के अभ्यास शामिल? जी नहीं, प्रश्न भी शामिल हो, बच्चा स्वयं से भी तो अभ्यास करेगा। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। चलिए, और उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास दिए गए। अब आपको ये बताना है 1 और 2 में कौन सही है, माने ए और बी में कौन सा सही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बच्चों ने कितना सीखा? ये नहीं होता मालिक, बताइए। चलिए, मैं आपको इस प्रश्न को जोड़कर बताऊं एनसीएफ 2005 के आधार पर क्या होगा। आइए मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे स्पष्ट उत्तर 1 और 2 नहीं है। यहां पर क्या होगा, मेरी बात को गौर समझिएगा, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होंगे। आपने बच्चों को कभी छोटे बच्चों की किताबें देखी हैं? क्यों, मैं आपको पूरा स्पष्ट कर रहा हूं। आपने देखा होगा, जैसे अगर जोड़ है तो वहां पे होगा 3 + 2, 5 + 4, 9 + 1, 4 + 2, 6 + 3। आपने ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे, और इस प्रश्न का जो उपयोग होता है, इस प्रश्न का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वो क्यों होता है? जरा फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है बताइए। ऐसा क्यों होता है बताइए, क्या है आपने देखा है? अब देखिए, इनके अभ्यास के माध्यम से, इन अभ्यास के माध्यम से स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जब हम दोनों विकल्प को मिलाकर पढ़ते हैं तभी हमारा सही उत्तर आता है। यहाँ पे जब हम दोनों विकल्प को मिलाकर पढ़ते हैं तब जाकर हम क्या होते हैं, सही उत्तर तक पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता ए और बी में कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। इस दशा में हम इस पर, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से इसका उत्तर ए होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी किताबों में ऐसे जोड़ होते हैं, अगर घटाना है तो घटाना ही, पूरा पेज भर के रहता है। पहले सरल रहेगा, धीरे धीरे कठिन होता चला जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए होगा। वैसे जब तक दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा तब तक पूरा उत्तर क्लियर नहीं होगा। अब जिसको समझ में आ गया हो वो कमेंट करें, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सी यार हल्के हुआ अभ्यास थोड़ी रहेगा, इसमें सभी रहेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है ना? चलिए,
यहां पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? जरा फटाफट कमेंट करें। ये आखिरी प्रश्न, इसके बाद हिंदी शिक्षण है, लेकिन हिंदी शिक्षण मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास आपकी सीडीपी की है, तो वहां पर देरी हो जाएगी। अगली क्लास आपकी सीडीपी की है, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए 8:30 बजे चलेगी। इसका लिंक, ठीक है, इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। जो साथी टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर ये क्लास जो चल रही है, ये प्रतिदिन 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। गणितीय चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए? ऐसा तो नहीं, मुझे गणित नहीं आती, मुझे भी तो पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब ये, इसका मतलब ये तो गलत है। अब आगे देखेंगे, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। यार मैं गधा हूं, मैं मंद बुद्धि का हूं, तो क्या मेरे मंद बुद्धि के लिए मेरी अलग पाठचर्या होगी? नहीं, गलत बात। फिर कह रहा है, शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। जी नहीं, अगर ऐसा होता, हमको गणित नहीं आती, मेरा एडमिशन ही नहीं होता। अब कह रहा है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। इसके लिए आप जैसे शिक्षकों की नियुक्ति होती है, आप जाएं और बच्चों को सिखाएं। इसीलिए आप जिस शिक्षकों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने गणित शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया, हल कर लिया, और अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो, अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज इसके बाद जो हिंदी पेडागोगी है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, और आप लोग इस प्रश्न का जवाब देते हुए जाइएगा। कल हम इसी प्रश्न से शुरुआत करेंगे। भारतीय भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, या हिंदी की सीरीज कल हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो सभी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलाई जाती है। और अभी आप लोग जितनों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दें। प्रतिदिन 7 बजे इन 3 विषयों के शिक्षण के लिए आप लोग लाइव आ जाया करिए, क्योंकि अगली क्लास आपकी 8:30 पर होगी, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी सीडीपी स्पेशल क्लास होगी। जी हाँ, सीडीपी स्पेशल क्लास होगी। सीटेट, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती में वह एक महत्वपूर्ण दर्जा रखती है। ठीक है, और टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्योंकि कल से हो सकता है क्लासेज और मैं पढ़ाना शुरू करवा दूँ, तो लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। इसलिए आप लोग जूनियर के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो, जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा। जी हाँ, जिसके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में डाउट आए तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रश्न का जवाब वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, चलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। सभी क्लासेस टाइमिंग आप लोग मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करिए, देर और दुरुस्त। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।